Hello, Jai Hind Future Officers. This is Siddharth and I welcome you to the Indore Defense Academy, your one-stop platform for all your defense knowledge and inquiries. So here I am with another banger, the great banger, that is C-17 Globemaster 2.0. Is it going to come alive in its Long Beach manufacturing unit, California, United States of America? जून में 22 जून से लेकर के 27 जून तक पेरिस एयर शो होता है। पेरिस एयर शो में कई सारी बातें निकल के सामने आती हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट बात लगी मुझे वो ये थी कि C-17 ग्लोबमास्टर की प्रोडक्शन लाइन को वापस से स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे कंट्रीज ने हामी भर दी है, इंक्लूडिंग इंडियन एयरफोर्स। अब मैं बात बताऊं आपको, C-17 ग्लोबमास्टर दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक एयर लिफ्टर है, जिसकी जो स्ट्रैटेजिक कार्गो की कैपेबिलिटी है वो 77 टन है, मतलब 77,000 किलो, 77,000 केजीज। जो इसके कॉम्पिटिटर्स हैं एयरबस A400M और एम्बेरर का C390, वो इसकी कैपेबिलिटीज के आसपास भी नहीं आते हैं, इंक्लूडिंग द इंडियन एयरफोर्स, जिसका ये मानना था कि इंडियन एयरफोर्स के पास सिर्फ 11 एयरक्राफ्ट हैं C-17, और इंडियन एयरफोर्स को ये लगता है कि हमारे पास और ज्यादा C-17 ग्लोबमास्टर होने चाहिए थे, क्योंकि जब इसकी मैन्युफैक्चरिंग बंद हुई हमने उसका फायदा नहीं उठाया। उनके पास दो अलग से एयरक्राफ्ट पड़े हुए थे, जिसमें से हम केवल एक ही ले पाए और एक ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के पास चला गया। तो हम चाहते हैं कि हमें वापस से C-17 ग्लोबमास्टर लेने का मौका मिले, क्योंकि जो हमारी IL-76MD की फ्लीट है और AN-32 की फ्लीट है वो अब पुरानी हो रही है और हम उसको रिवैम्प करना चाहते हैं। और इंडिया का जो स्ट्रैटेजिक बाउंड्रीज हैं, जो चाइना के साथ हमने स्टैंड ऑफ हुआ था, जो हमारा पाकिस्तान के साथ स्टैंड ऑफ होता है, वहां पे C-17 ग्लोबमास्टर ने बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही डिसाइसिव भूमिका निभाई थी। तो हम चाहते हैं कि बैक ऑन द ट्रैक C-17 ग्लोबमास्टर की मैन्युफैक्चरिंग चालू होगी, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। तो इसी सारे पैरामीटर्स पे वी आर गोइंग टू टॉक, सो स्टे ट्यून्ड विद इंदौर डिफेंस एकेडमी। सो लेट्स टॉक अबाउट द C-17 ग्लोबमास्टर, व्हाई इट इज ग्रेट। तो सबसे बड़ी बात इसकी कैपेबिलिटी है वो है स्ट्रैटेजिक। ये क्या है? ये ऑपरेट करता है स्ट्रैटेजिक और टैक्टिकल। स्ट्रैटेजिक मतलब अगर अपन को लॉन्ग रेंज उड़ान भरनी है, दुनिया का कोई कोना नहीं है जहां पे ये एयरक्राफ्ट नहीं पहुंच सकता। टैक्टिकल मतलब अगर शॉर्ट एयरफील्ड है, आपके एयर स्ट्रिप बहुत ज्यादा नहीं है, तो वहां भी इसको अपन आराम से लैंड और टेक ऑफ करवा सकते हैं, जो कि एक रेयर कॉम्बो है, राइट। इसको बनाया किसने था? मैकडॉनल्ड्स डगलस, जो अमेरिका की एक बहुत बड़ी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, जिसको बाद में बोइंग ने खरीद लिया। इसकी जो फर्स्ट फ्लाइट हुई थी वो 1991 में हुई थी, ठीक है। और इसको बनाने वाला देश कौन है? येट एंड ओनली द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसके कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी की, जो इसको एकदम अनमैच्ड और स्पेक्टेकुलर बनाता है, एंड दैट इज कॉल्ड 77 टन, 77 टन, मतलब 77,000 केजीज का ये माल ढो सकता है। और जो इसका एरोडायनामिक शेप है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इतना ब्रॉड बनाया है कि इसमें हम कुछ भी डाल सकते हैं, इसमें हम कोई भी मशीन डाल सकते हैं, इसमें हम किसी भी छोटे एयरक्राफ्ट को डाल सकते हैं, फाइटर को डाल सकते हैं, इवन हम अपने टैंक को डाल सकते हैं। जो हमारा अर्जुन टैंक है वो इसमें आराम से आ जाता है। जी हां, अर्जुन टैंक अपनी वेट के लिए काफी बदनाम है और उसको इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। तो अगर हम बात करें तो हम अपने C-17 जो हरक्यूलिस J है, IL-76 में हम उसको कैरी नहीं कर सकते, हम उसको सिर्फ और सिर्फ कैरी कर सकते हैं C-17 में, ठीक है। तो ये इसको एक अनमैच्ड कैपेबिलिटी देता है। किसी भी धूल भरे डर्ट, ग्रेवल या आईसी बर्फ वाली स्ट्रिप्स में भी इसको लैंड करवाया जा सकता है। अगर आपका रनवे सिर्फ 3500 फीट का ही भी क्यों ना हो, तो भी हम उसको आराम से इसको लैंड करवा सकते हैं। कोई भी इन्वायरमेंट हो, बहुत ज्यादा बारिश हो रही हो, रात का टाइम हो, रनवे लाइट्स कम हो, फिर भी अपन इसको बहुत आसानी से लैंड करा सकते हैं मेडिकल सप्लाईज के लिए। और अगर सीवियर इन्वायरमेंट है, तूफान है, तो भी हम इसको क्रॉस विंड में भी डायरेक्शन में आप इसको लैंड करवा सकते हो। और आप ये कार्गो स्पेस इसके अंदर का आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा बड़ा कार्गो स्पेस है इसमें। दिस मेक आइडियल इट फॉर द कॉम्बैट जोन। कॉम्बैट जोन के लिए तो अच्छा है ही, ट्रूप्स को इधर से उधर ले जाने के लिए, और डिजास्टर ऑपरेशंस, फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिस में ट्रूप्स को पहुंचाने के लिए, मशीन्स को पहुंचाने के लिए, सप्लाईज को पहुंचाने के लिए। इंडिया ने बहुत सारे जो पोस्ट कोविड ऑपरेशंस किए थे, उसमें कई सारे मिशंस चलाया था इंडिया ने, वो C-17 ग्लोबमास्टर में ही चलाए थे, और ये इसी एयरक्राफ्ट में पॉसिबल भी है, राइट। आगे बढ़ते हैं।
मैंने जैसा कि आपको बताया कि इस C-17 ग्लोबमास्टर में हम M1 एब्रामस टैंक भी डाल सकते हैं। हेलीकॉप्टर्स के विंग्स को अपन खोल करके इसको डाल सकते हैं, हेलीकॉप्टर्स को, आर्टिलरी गन्स को डाल सकते हैं, M777 हावित्जर डाल सकते हैं, ठीक है, अपन की जितनी भी आर्टिलरी गन्स हैं उसको डाल सकते हैं, ह्यूमैनिटेरियन सप्लाईज, अगर अपन को एयरलिफ्ट करवाना है, ऊपर से नीचे फेंकवाना है, ट्रूप्स को डिप्लॉय करना है, सारे के सारे ये काम कर सकता है, ठीक है। इसमें कम से कम एक बार में 134 ट्रूप्स आ सकते हैं और 36 पेशेंट्स आ सकते हैं, उनकी पूरी मेडिकल अरेंजमेंट्स के साथ और उनके अटेंडेंट्स के साथ, जो और किसी एयरक्राफ्ट में पॉसिबल नहीं है। अब आप बोलोगे सर क्या ये सबसे बड़ा कार्गो एयरक्राफ्ट था दुनिया का? नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो एयरक्राफ्ट था AN-224 मरिया, जो यूक्रेन वॉर में डिस्ट्रॉय हो गया। उसको बनाने के वापस से चांसेस हैं, लेकिन उसमें 6 इंजन्स लगे हुए हैं, जिसके बारे में हम कभी फिर बात करेंगे, जो अब एक हिस्ट्री बन गया है। लेकिन एंटोनोव ने ये कंफर्म किया है कि आगे आने वाले टाइम पे अगर उनके पास बजट होगा तो वो AN-225 मरिया को वापस से बनाने के लिए कंसीडर करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें अपन ने C-17 ग्लोबमास्टर में अपन ने एब्रामस टैंक को डाल रखा है और फिर भी काफी ज्यादा स्पेस बची हुई है। अब इसको कौन कौन से देश यूज करते हैं? तो सबसे ज्यादा इसको यूज करने वाला देश कौन सा है? यूनाइटेड स्टेट्स की एयरफोर्स है, जो 222 एयरक्राफ्ट यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो अमेरिका के बाहर सबसे बड़ा ऑपरेटर है वो है इंडिया की इंडियन एयरफोर्स, जो 11 करती है, ऑस्ट्रेलिया 8 करता है, यूके 8 करता है, कतर 8, UAE 8, कनाडा 5, कुवैत 2। तो अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में 267 एयरक्राफ्ट अभी एक्टिव हैं, राइट। और अगर इसमें हम बात करें तो कौन कौन से देशों ने अपनी इच्छा जताई है कि हम इसको वापस लेना चाहते हैं, उसमें इंडिया है। इंडिया ऐसे कम से कम 20 विमानों के ऑर्डर देना चाहता है, वो और ज्यादा देना चाहता है ऑर्डर, क्योंकि जो उसके IL-76 MD एयरक्राफ्ट है वो अब रिटायर हो रहा है और उसको इंडिया वापस से लेने का इतना ज्यादा इच्छुक नहीं है, राइट। और इसमें से ऑस्ट्रेलिया भी लेना चाहता है, इसमें से कतर और UAE भी लेना चाहता है। बहुत सारे देश इंटरेस्टेड हैं कि वो अगर 5 से 10 यूनिट, 11 यूनिट, 12 यूनिट लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। और इसमें से एक नाम जो नहीं है वो है जापान। जापान भी C-17 ग्लोबमास्टर लेने का इच्छुक है, अमेरिका को कई बार वो बोल चुका है, और अमेरिका ने भी सोचा है कि अपनी इन्वेंट्री में से कुछ एयरक्राफ्ट दे दे, लेकिन ऐसा अमेरिका को पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अमेरिका को ये 222 एयरक्राफ्ट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, राइट। अब दुनिया में C-17 ग्लोबमास्टर को लेने के लिए क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि इसकी मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई है। दूसरा, इसके जो कॉम्पिटिटर है IL-76 MD वो रशियन है, तो रशियन एयरक्राफ्ट तो अमेरिका के जो एलाइज हैं वो तो लेंगे नहीं, नाटो के एलाइज हैं तो वो लेंगे नहीं। और चाइना ने भी इसकी नकल करके एक हवाई जहाज बनाया है U-2 करके, Y-2 या Y-2। तो Y-2 जो है दिखने में तो ग्लोबमास्टर जैसा है, लेकिन उसकी कैपेबिलिटी ग्लोबमास्टर से कम है ना, क्योंकि रिवर्स इंजीनियरिंग करके, नकल करके उसने बनाया है। तो भी कई सारे देश चाइना पे ट्रस्ट नहीं करते हैं कि हम उस एयरक्राफ्ट को लें, ठीक है। तो जापान बहुत ज्यादा इच्छुक है। इवन जापान ने डेस्परेशन में एक मिनी ग्लोबमास्टर बनाने की कोशिश की थी, जिसको अपन कावासाकी C2 भी कहते हैं, राइट। तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन स्टिल जो किंग है, जो टाइटन है दुनिया का स्ट्रैटेजिक एयरलिफ्टर की अगर अपन बात करते हैं, दैट इज C-17 ग्लोबमास्टर। चलिए अपन बात करते हैं इसका जो हार्ट है, इसका जो पावर हाउस है। इसमें से 4 इंजन लगे होते हैं, ठीक है। प्रैट एंड विटनी F117 PW100 प्रैट एंड विटनी का इंजन इसमें यूज किया जाता है, जो कि अपनी श्रेणी का वन ऑफ द अनमैचेबल, अनबीटेबल इंजन है, ठीक है। ये सेम इंजन है जो बोइंग 757 में यूज किया जाता था, प्रैट एंड विटनी 2000। ये हाईली रिलायबल इंजन है, इसकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो बहुत ज्यादा है, और ये स्ट्रैटेजिक और टैक्टिकल बोथ रोल में हम इसको आराम से यूज कर सकते हैं। इस इंजन की कैपेबिलिटी ऐसी है बच्चों कि ये शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग ये कर सकता है, और अगर रनवे अच्छी तरीके से कॉन्क्रीटेड नहीं है, जो एक स्टैंडर्ड होता है रनवे का, अगर वहां भी वैसा भी नहीं है, थोड़ा उबड़ खाबड़ भी है, धूल धक्कड़ भी है, तो भी ये आप लैंड कर सकता है। आप YouTube के बहुत सारे वीडियोस में आप देख सकते हैं कि C-17 ग्लोबमास्टर धूल में लैंड कर रहा है, ठीक है। तो ये इसकी कैपेबिलिटीज को बहुत ज्यादा पुश देता है,
चलिए अब अपन प्रोडक्शन हिस्ट्री की बात करते हैं। तो इसका जो प्रोडक्शन था वो 1991 से चालू हुआ और 2015 तक अपन ने करीबन 279 एयरक्राफ्ट बनाए, ठीक है ना। और बोइंग ने इसके लिए एक अलग से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, एक असेंबली लाइन बनाई जिसको अपन लॉन्ग बीच असेंबली लाइन कहते हैं, जो कैलिफोर्निया में है, ठीक है। 2015 में जो लास्ट डिलीवरी हुई थी वो रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स को हुई थी और दो एयरक्राफ्ट उन्होंने स्पेयर बनाए थे, जिसमें से एक एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स ने भी ले लिया था, ठीक है। और एक एयरक्राफ्ट जो बता था उसको कतर ने ले लिया था, परचेज्ड बाय द कंट्री लाइक इंडिया एंड कतर। लेकिन इंडिया को बाद में रियलाइज हुआ कि यार ये एयरक्राफ्ट तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, इट इज अनमैचेबल, इट इज वन ऑफ द बेस्ट एयरक्राफ्ट और वी हैड टू टेक इट मोर। इंडिया में जो C-17 ग्लोब मास्टर को रखने की जो एयरफोर्स बेस है दैट इज हिंडन एयरफोर्स बेस, गाजियाबाद, ओके। चलिए अब बोइंग इसको वापस से क्यों बनाना चाहता है, क्योंकि पहली बात इसका कोई भी सक्सेसर नहीं आने वाला है, ठीक है ना। इसकी श्रेणी का कोई भी जहाज नहीं है और बोइंग का और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ऐसा कोई प्लान नहीं है कि इससे अच्छा एयरक्राफ्ट कोई बनाना चाहते हैं, तो क्यों ना इसी एयरक्राफ्ट को वापस से कंटिन्यू किया जाए, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 2025 का जो पेरिस एयर शो था वहां पे बोइंग के वाइस प्रेसिडेंट आए थे, जिसको जनरल मैनेजर ऑफ ग्लोबल सर्विसेज भी आए थे, जिनका नाम था श्रोजन, श्रोजन। तो उन्होंने कंफर्म किया कि बहुत हाई लेवल पे ये बात अब हो रही है कि C-17 ग्लोब मास्टर को हम वापस से चालू करेंगे। द कंट्रीज लाइक इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, UAE, कतर, UK हैव एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट इन C-17, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। और सब लोग कुछ रिग्रेट भी कर रहे हैं कि हमने पहले क्यों नहीं इसका ऑर्डर दिया। अगर पहले ऑर्डर दिया होता तो अब पुराने रेट में मिल जाता, लेकिन अब अपन को ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। ऑब्वियस सी बात है, वापस से मैन्युफैक्चरिंग चीजें चालू होंगी। अब अगर अपन बात करें तो इन्फ्लेशन भी बढ़ गया है, वापस से सारी चीजों को इंस्टॉल करना पड़ेगा, सारे के सारे टेक्नीशियंस को बुलाना पड़ेगा। तो इट्स नॉट एन इजी जॉब, इट इज ऑब्वियसली अ वेरी हर्क्यूलियन टास्क। स्पेकुलेशन पॉइंट्स टू जापान एज अ पोटेंशियल बायर ड्रिवन बाय इट्स नीड। तो मैंने जैसे आपको बताया कि जापान को बहुत ज्यादा नीड है इसकी स्ट्रेटेजिक बिग एयरलिफ्टर की, उसकी बहुत ज्यादा कैपेबिलिटीज की जरूरत है और वो इसकी कैपेबिलिटीज से काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। और उसकी जो रीजनल टेंशन है चाइना के साथ, अलग अलग कंट्रीज के साथ, तो उसको देखते हुए ही इज इन द डेस्परेट नीड ऑफ C-17 ग्लोब मास्टर। देख सकते हैं पेरिस एयर शो में, आप ये पुराना पेरिस एयर शो है जहां पे आप C-17 ग्लोब मास्टर को देख सकते हैं। अब यूरोप को ये क्यों चाहिए, क्योंकि रशिया के साथ यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है, तो जियोपॉलिटिक्स की जो टेंशन है उसके लिए भी इनको चाहिए। हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट जो है ये इससे ज्यादा अच्छा हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट कोई बना ही नहीं। और जो इस गैप आ गया इसके मैन्युफैक्चरिंग क्लोज होने के बाद, दैट गैप गोज टू एटलस A400M। लेकिन A400M की जो कैपेसिटी है वो करीबन 35 to 40 टन की है, और कहां बोइंग C-17 ग्लोब मास्टर की 77 टन। तो कोई भी मैच क्वालिटी नहीं है, ठीक है। लेकिन इंडिया भी कंसीडर कर रहा था A400M को, लेकिन इंडिया के साथ प्रॉब्लम ये हुई थी कि ये A400M थोड़ा सा कॉस्टली पड़ रहा है, हम उतना कॉस्टली जाना नहीं चाहते हैं, ठीक है। इसलिए हम और कई सारे ऑप्शंस भी फॉर्म आउट कर रहे हैं जो अपन लास्ट में बात करेंगे। यूरोपियन नेशंस आर रीअर्मिंग द C-17 एबिलिटीज ग्लोब मास्टर। तो यूरोप के कंट्रीज भी इसको बहुत डेस्परेटली चाहते हैं ताकि वो अपने हैवी आर्मर्स को अच्छी तरीके से इससे ट्रांसपोर्ट करवा सके। C-17 का कोई भी सक्सेसर नहीं है, इसके आसपास की कैपेबिलिटीज का कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं है, ठीक है ना। बोइंग हैज कंफर्म नो प्लान्स फॉर ए रिप्लेसमेंट, और बोइंग ने ये पहले कह चुका है कि हम C-17 का कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं बनाएंगे। इसका मतलब क्या है कि हम पुराने को ही कैरी आउट करेंगे, राइट। चलिए देख सकते हैं ग्लोब मास्टर का जो साइज है, जो इसका फ्यूजेलार्ज का जो एक ऐसा दिख रहा है कि एक मोटा सा आदमी खड़ा हुआ है जिसके काफी माइटी आर्म्स हैं, बड़े बड़े इंजन है प्रैट एंड विटनी 2000 सीरीज के, और इसका जो फ्यूजेलार्ज की मोटाई देख सकते हैं आप, जो इसकी मोटाई ही इसकी जान है, और इसमें किसी भी तरीके का मशीन, किसी भी तरीके का आर्मर हम इसमें लोड कर सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स के क्या इंटरेस्ट हैं, तो इंडिया के पास 11 C-17 ग्लोब मास्टर्स हैं, ठीक है। और हमारा जो एक मेन एयरक्राफ्ट है, जो पुराना एयरक्राफ्ट हो गया रशिया का IL-76 और एंटोनोव रशिया का ही AN-32, ये दोनों अब क्या होने वाले हैं, अब ये बुढ़े हो चुके हैं, हमें इनको रिटायर करना है।
हमने 2 एडिशनल यूनिट्स खरीद ली थी, लेकिन हमें और ज्यादा की जरूरत है। तो कम से कम मान के चलिए कि अगर बोइंग C-17 ग्लोबमास्टर का वापस से मैन्युफैक्चरिंग चालू होती है तो इंडिया कम से कम 18 से 20 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर और दे सकता है। दैट इज 100% कंफर्म। हाईलाइट इंडिया स्ट्रेटेजिक नीड फॉर द एयरलिफ्ट कैपेसिटी ड्यू टू वास्ट टेरेन। तो मैंने आपको बताया कि इंडिया का जो इतना बड़ा ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, टेरेन है, अलग अलग क्लाइमेट्स हैं, उसके लिए द C-17 ग्लोबमास्टर इज द परफेक्ट चॉइस। यू कैन सी द लास्ट इंडियन एयरफोर्स C-17 ग्लोबमास्टर acquisition. You can see all the officers and that time defense minister the Mr. A.K. Antony. Okay, let's go. अब challenges क्या हैं? Challenges क्या हैं बॉस? क्यों इसको इतना ज्यादा टाइम लग रहा है इसको चालू होने में, और क्या क्या चीजें दिमाग में बोइंग और यूएसए लेके चल रहा है? द लॉन्ग बीच फैसिलिटी इज नाउ यूज्ड बाय स्पेस एंड द ओरिजिनल प्रोडक्शन टॉलिंग वाज स्क्रैप्ड ईयर्स अगो। तो यहां पे कुछ स्पेस के कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खुल गई हैं, स्पेस के सामान कुछ बनने लग गए हैं, ठीक है ना, या फिर और किसी को रेंट आउट कर दिया गया है, और जो इसकी असेंबली लाइन थी वो बहुत पहले स्क्रैप कर दी गई है। अब वापस से इस असेंबली लाइन को रीस्टार्ट करना एक कॉम्प्लेक्स है और थोड़ा कॉस्टली भी है, ठीक है। 2013 रिपोर्ट एस्टिमेटेड 8 बिलियन टू रिस्टार्ट प्रोडक्शन। 2013 में वापस से यह सोचा गया था, 2013 में एक टारा नाम की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें यह बोला गया था कि अगर C-17 ग्लोबमास्टर को वापस से चालू करना पड़ेगा फ्यूचर में तो $8 बिलियन तो कम से कम लगेगा उसके असेंबली लाइन को चालू करने के लिए। अब उसमें से चेंजेस क्या किए जाएंगे? उसकी फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाई जाएगी, एवियोनिक्स बढ़ाया जाएगा, जो उसका जो नेविगेशन है वो अच्छी तरीके से किया जाएगा, और ऑब्वियसली जब ये सारी चीजें आएंगी तो पैसे भी स्लाइटली बढ़ा दिए जाएंगे। तो उस टाइम पे इंडियन एयरफोर्स ने 2200 करोड़ रुपए एक एयरक्राफ्ट का चुकाया था, तो इस बार मान के चलिए 2400 या 2500 करोड़ का एक एयरक्राफ्ट पड़ने वाला है। बोइंग हैजंट डिस्क्लोज्ड अ टाइमलाइन फॉर फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड फॉर स्टार्टिंग प्रोडक्शन। बोइंग ने अभी ऐसा कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है कि वो रीस्टार्ट करेगा प्रोडक्शन को, लेकिन अगर कई सारे देश मिल करके उसको कम से कम 50 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर देंगे तो हो सकता है ये वापस से असेंबली लाइन चालू हो जाए, ठीक है। रीएक्टिवेटिंग सप्लाई चेन्स एंड रीट्रेनिंग ऑफ द वर्कर्स ऑफ द डेकेड डोरमेंट प्रोडक्शन इज अ मैसिव अंडरटेकिंग। अब रीएक्टिवेटिंग सप्लाई, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए जो लॉन्ग बीच की जो फैसिलिटी है वहां पे एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर किया जाता है, जो उसका सामान है अलग अलग, वो अलग अलग जगहों से आता है, उसके सप्लायर्स को वापस से रिट्रेन करना पड़ेगा, वर्कर्स को वापस से असेंबली लाइन करनी पड़ेगी, उनको वापस से ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उनको बहुत सारी चीजें करवानी पड़ेंगी। तो इट इज अ मैमोथ टास्क एंड अ मैसिव अंडरटेकिंग। तो इसके लिए क्या है, बहुत सारी चीजों को लाइन अप करना पड़ेगा, हर एक चीज को जो भी इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे, जो भी इसके मैन्युफैक्चरर्स होंगे, उनको सारी चीजें देनी पड़ेंगी, समझाना पड़ेगा, और उनसे ये इंश्योर करना पड़ेगा कि यू हैव टू सप्लाई ऑल द थिंग्स बैक टू द टाइम इन द टाइम सो दैट द डिलीवरी ऑफ ईच एंड एवरी एयरक्राफ्ट शुड बी डन इनटू द लिमिटेड टाइम फ्रेम। पोटेंशियल अपग्रेड। अब इसका अपग्रेड करने के लिए क्या क्या सोच रहा है बोइंग, जो आप में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा है कि बोइंग इज एक्सप्लोरिंग द डिजाइन मॉडिफिकेशन एंड कैपेबिलिटी अपग्रेड्स। कुछ डिजाइन में छोटे मोटे अपग्रेड्स को अलाइन करेगा, ठीक है, इसके मॉडिफिकेशंस कुछ करेगा, बेटर फ्यूल एफिशिएंसी, इंजन में कुछ बदलाव करेगा, बेटर फ्यूल एफिशिएंसी, जो इसका नेविगेशन है वो एडवांस करेगा, और इसके जो एवियोनिक्स है, जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स है, उसको और ज्यादा बेहतर बनेगा, आज के टाइम के अकॉर्डिंग इसको बनाएगा, ठीक है। देख सकते हैं इसका कॉकपिट। अब बात है कि इंडिया, कौन कौन से ऑप्शंस हैं इंडिया के पास। मैं इन एयरक्राफ्ट के बारे में बात कर रहा हूं, तो ये एक तरीके से देखा जाए तो C-17 ग्लोबमास्टर जब अभी सर्विस में मतलब है, लेकिन उसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, तब उसकी जगह कौन ले सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जापान ने एक मिनी ग्लोबमास्टर बनाया जिसका नाम है C2, ये आप देख सकते हैं, लेकिन इसकी जो कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी है वो 25 से लेकर के 28 टन है, जो C-17 ग्लोबमास्टर से आधी से भी आधी है, तो ये कंसीडर नहीं कर सकते। लेकिन हां, अगर मीडियम एयरलिफ्ट हमें चाहिए, मीडियम एयरलिफ्ट वाला एयरक्राफ्ट चाहिए, तो हम कावासाकी C2 को
एक्सप्लोर कर सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स के पास एक अच्छा ऑप्शन है और जापान ने इंटरेस्ट भी दिखाया है कि हम ये आपको एयरक्राफ्ट दे सकते हैं, या फिर जापान ने ये भी कहा है कि आप हमसे ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी करवा सकते हैं, इंडिया में ही अपने एयरक्राफ्ट को, इस एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया, IL-76MD अब 8, अब रशिया ने भी बोला है कि वो IL-76MD है उसको और अच्छा तरीके से मॉडिफाई करेगा, उसकी जो कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी है उसको और ज्यादा बेहतर बनाएगा। सुनने में आ रहा है कि 60 टन तक इसकी जो कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी कर दी जाएगी, लेकिन स्टिल ग्लोब मास्टर के हिसाब से ये छोटा है, क्योंकि जो इसका जो फ्यूजेलाज की जो मोटाई है जितनी ग्लोब मास्टर की है उतनी इसकी नहीं है। तो हम इसमें टैंक, हेलीकॉप्टर्स, अब छोटे मोटे टैंक अपन रख सकते हैं, लाइट वेट टैंक, लेकिन मेन बैटल टैंक और हैवी टैंक्स इसमें नहीं जा सकते। इसलिए इंडियन एयरफोर्स, ऑब्वियसली ग्लोब मास्टर महंगा पड़ेगा इससे, लेकिन उसमें जो कैपेबिलिटीज हैं, उसमें जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा सदी हुई हैं। और एक और है जो है एम्बेरर का, जो ब्राजील की कंपनी है एम्बेरर, उसका C390, तो इंडियन एयरफोर्स उसके बारे में काफी अच्छी तरीके से विचार कर रही है। उसका पैसा भी अच्छा है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी अच्छी है, उसकी जो कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी है वो भी 40 टन की है। तो एक मीडियम एयरक्राफ्ट के लिए C390 एम्बेरर का वो भी कंसीडर कर सकता है इंडिया। और लास्ट में आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द एयरबस A400 एटलस, जो एयरबस ने बनाया है। मतलब इंडियन एयरफोर्स इसको बहुत अच्छी तरीके से कंसीडर कर रही है, लेकिन इसके एक ही दांव फंसा हुआ है इसमें, द हैवी प्राइस टैग ऑफ दिस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट। और इसकी जो कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी है उसको भी 45 टन के आसपास करने की बहुत सारी कवायदे हो रही हैं। ये हो सकता है कि 45 टन तक इसका वेट कर दिया जाए, लेकिन स्टिल इंडियन एयरफोर्स चाहती है कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हो। अब क्योंकि बहुत सारे देशों ने मिलकर बनाया है, जैसे फ्रांस हो गया, इटली हो गया, टर्की हो गया, यूके हो गया, तो हर एक कंट्री के साथ हमारी अच्छी बैट होनी चाहिए, तभी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी इंडिया में होगी। और आपको पता होगा कि एयरबस का C295 एक मीडियम से भी छोटा एक एयरक्राफ्ट जो हमारे पास है वो हमने एयरबस से ही उठाया है, और उसकी मेक इन इंडिया बहुत अच्छी तरीके से ट्रांसफर इंडिया में हो चुकी है। अब इस एयरक्राफ्ट को अपन एयर टू एयर रिफ्यूलर में भी यूज कर सकते हैं, इसको अपन ड्रैगन मदरशिप के तौर पे भी ले सकते हैं कि इसके अंदर अपन ड्रोन्स रख दिए जाए और ड्रोन्स इससे लॉन्च हो। ये भी एक तरीके का फ्यूचर वॉरफेयर को देखते हुए, और 6th जनरेशन जो हमारा आम का बनेगा उसमें भी अपन इसको अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। इसको अपन एक कमांड सेंटर की तरह भी यूज कर सकते हैं, इसमें भी शॉर्ट टेक ऑफ लैंडिंग की कैपेबिलिटीज हैं, इसकी भी फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी है। लेकिन दांव कहां फंसता है कि जितनी कैपेसिटी है हमें चाहिए 77 टन की, 75 टन की, कम से कम 70 टन की, वो ये ऑप्शन नहीं देख रहा है। अब कई सारे बच्चे बोलेंगे, कई सारे लोग बोलेंगे कि सर अब इतना ही कर रहा है इंडिया, तो अपना क्यों नहीं बना सकते, हमारी नीड के अनुसार हम एक एयरक्राफ्ट बना सकते हैं। तो हमें जरूरत है 15 से 20 एयरक्राफ्ट की। तो 15 से 20 एयरक्राफ्ट बनाने के लिए हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाना सार्थकता नहीं होगी। तो अगर हमें 15 से 20 ही चाहिए तो एक्सपोर्ट करना, सॉरी, हमें 15 से 20 चाहिए तो इंपोर्ट करना एक बहुत अच्छा ऑप्शन होगा। लेकिन अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाना है, इतना सारा पैसा अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाओगे तो कम से कम आपके पास 150-200 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर भी होना चाहिए। जैसे C-17 ग्लोब मास्टर जब मैन्युफैक्चरिंग हुआ, जब आया बनके, तो अमेरिका ने ही इसको सबसे ज्यादा ऑर्डर किया, 200 एयरक्राफ्ट। तो इंडिया को भी कम से कम इतना करना पड़ेगा। जैसे चाइना ने भी अपना खुद का बनाया U2 C2, तो उसने भी क्या बोला कि भैया हम कम से कम 100 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर देंगे, तभी लागत वसूली जाएगी। तो यहां पे क्या है, एक्सपोर्ट करना बहुत एक अच्छा तरीका है, और एक्सपोर्ट करने से हम अपनी सारी चीजें कर सकते हैं। हाँ, फ्यूचर में देखा जाएगा, अगर वायबिलिटी होगी तो इंडियन एयरफोर्स जरूर करेगा। ठीक है, तो आपको ये सब समझ में आया, और इसके इन डेप्थ में अपन ने जाकर के एनालिसिस किया C-17 ग्लोब मास्टर का, और फ्यूचर ही बताएगा कि क्या इस एयरक्राफ्ट को वापस से मैन्युफैक्चरिंग होगी। मेरा मन कहता है कि 200% इट विल डेफिनेटली कम इनटू द मैन्युफैक्चरिंग। तो बने रहिए इंदौर डिफेंस एकेडमी के साथ, इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें एविएशन एंथुसियास्ट के बीच में। टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे फ्रेश एंड जय हिंद।